हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग मिले हैं सभी 11th क्लास वाले बच्चों को गाइड करने के लिए। तो फटाफट एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्या हम लाइव आ चुके हैं? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कहाँ गए रामलाल? आ गया? फिर आ गया तू? क्लियर है क्या? थम्स अप कर दीजिए बस। चलिए चलिए, तो शुरू करते हैं, बात समझते हैं, बात करते हैं। तो आज हम लोग यहां पे मिले हैं, जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो अर्जुना नीट में रहे हो 1.0 2.0 3.0, या बाहर से कहीं आपने 11th क्लास की पढ़ाई करी है, या हो सकता है कि आपने 11th क्लास की पढ़ाई ना करी, या फिर आप जेई के बच्चे, जेई वन, अर्जुना जेई 1.0 2.0 3.0। तो एक जेनरिक सेशन है जिसमें हम आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमने 11th पढ़ी नहीं, हमारा 11th खराब हो गया। तो हमारे भैया, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल सही बात है, ये आप तो डिसाइड कर ही नहीं पाओगे ना कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपकी औकात कितनी है, आपने मेहनत कितनी करी है। और आवाज आ रही है क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अब आ गई क्या आवाज? हाँ, वॉइस चली गई थी, कोई बात नहीं, वॉइस चली गई थी, वॉइस चली गई थी। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि आप 11th क्लास जस्ट अभी कंप्लीट किए हो, और 11th क्लास कंप्लीट करते करते आपने कितना पढ़ाई किया है, ये आपको अंदाजा नहीं लगेगा ना कि आप सिलेक्शन के कितना पास हो, क्योंकि सिलेबस एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कितना होता है, बोर्ड का सिलेबस कैसे कवर होगा, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कैसे करना है, उसको मेमोराइज कैसे करना है, उसमें कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और ये सब करने के बाद जब फाइनल एग्जाम आएगा आपका, जब टेस्ट होंगे, उस टेस्ट में नंबर कैसे लाने हैं और कितना पढ़ना जरूरी है, ये सब कुछ क्या रहता है बेटा, थोड़ा मिसिंग रहता है। तो इसको समझने के लिए आज हम मिल रहे हैं 11th क्लास में किस तरह की आपकी जर्नी रही है, और आगे 12th क्लास को किस तरीके से पढ़ना है। ये अगर आपका 11th कितना पढ़ा हुआ है, कितना खराब हो गया है, इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। तो चलिए, ये सिंपल सा क्या करना है यहां से हम समझते हैं। तो पहले एक छोटा सा सवाल है कि आपका 11th खराब क्यों हुआ बताइए, आपका 11th खराब क्यों हुआ? बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग रीजन होंगे। बस ये पूछना चाहता हूं कि आपका 11th क्यों खराब हुआ, इसका रीजन क्या है, एक बार हमें ना बैठ के समझना पड़ेगा। नहीं तो हम तो जोश और जुनून से आएंगे, हम गाइडेंस भी ले लेंगे, हम तैयारी करना भी शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद हमें पता चलेगा कि हमारा 12th भी खराब हो गया, है ना। हमें कुछ ही दिन बाद पता चलेगा कि हमारा 12th भी खराब हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं वो एक बार समझते हैं कि आपने बैच ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बैच ही ज्वाइन नहीं किया 11th में, नहीं पता होता है, छोटे छोटे गांव से होते हैं, उनको पता नहीं चलता है, समझ नहीं आता है। कमेंट करके सारे लोग बताएंगे कि आपका 11th खराब क्यों हुआ, क्योंकि आप बैच ही ज्वाइन नहीं किए, या आपने बहुत लेट बैच ज्वाइन किया जिसके वजह से बैकलॉग आ गया, थोड़ी कामचोरी कर दी, डिसिप्लिन इशू था, तो हमने पीछे चलते चले गए और फिर हमने कामचोरी से पढ़ना बंद कर दिया। इसमें बोर्ड एग्जाम नहीं था तो हम इतना सीरियस हुए ही नहीं। कुछ लोगों का होगा हेल्थ इशू हो गया होगा, या कोचिंग में एडमिशन लिया होगा कहीं ऑफलाइन में, लेकिन 2-3 महीने या ऑनलाइन में 2-3 महीने बाद पढ़ने के समझ आया कि अरे यार चल क्या रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है।
कई बार ये रीजन हुआ होगा, या रिवीजन ज्यादा नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया, कुछ चैप्टर्स पढ़े अच्छे से जोश जोश में स्टार्टिंग में, बाद में हमने किया ही नहीं। 10th के बाद बच्चे जनरली थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, 11th में जाके घर से बाहर निकलते हैं, या पेरेंट्स भी थोड़ा फ्रीडम दे देते हैं बाहर कोचिंग जाने के नाम से, तो उनकी दोस्ती यारी बहुत हो गई, प्यार मोहब्बत का चक्कर भी आ गया बाबू भैया। या ये रीजन तो मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, ये रीजन मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपका 11th जो सोचते हो खराब हुआ है वो हुआ भी है या नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या था। तो बताओ कौन सा रीजन है तुम्हारा, नंबर कमेंट करके बता दो, एटलीस्ट नंबर कमेंट करके बता दो। लेट नो बैच ज्वाइन, लेट बैच ज्वाइन, बैकलॉग, कामचोरी, डिसिप्लिन, नो बोर्ड एग्जाम जिसकी वजह से सीरियस ही नहीं हुए, हेल्थ इशू, कोचिंग इनमें इशू रहा, हम गए लेकिन हमें समझ ही नहीं आया मास्टर क्या पढ़ा रहा है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई। 8वीं बात बताइए कि फ्रेंडशिप और बाकी चीजों में हम पढ़ गए थे। बताइए कौन सा रीजन है आपको सबसे ज्यादा, कौन सा इसमें आ रहा है। नो बैच ज्वाइन, लेट बैच ज्वाइन, बैकलॉग, कामचोरी, रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, फ्रेंडशिप में पढ़ गए, कौन सा है। ज्यादातर लोग 2 7 3 7 3 4 कह रहे हैं। लेट बैच ज्वाइन किया, वेरी गुड। 3 बैकलॉग, कामचोरी, डिसिप्लिन नहीं रहा, ठीक। 7 में क्या, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक। अच्छा, आज मैं ना आपको एक लॉजिकल मेथड से कैलकुलेशन करके टाइम का बताऊंगा कि अभी आपके पास कितना टाइम है और यहां से आपकी जर्नी कैसी रहेगी तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब मैं सिर्फ हवा में बात नहीं करूंगा कि तुम पानी में आग लगा दो, नहीं भाई, तुम पानी में आग क्या लगाएगा भाई, हो दिमाग से पैदल इंसान, जैसी तेरी हालात है ना, गलती पे गलती करता जाता है, तो भाई पानी में आग तो लगा भी नहीं पाएगा। मैं यहां पे एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कितने समय में किस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, कितना हमें सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। 11th क्लास में मैं भी जब था, या मैं जब पढ़ाता भी था लंबे समय से, 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 13 साल हो गए इनफैक्ट, कहीं भी बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे कोई भी टीचर हो, 11th क्लास में जब बच्चा जाता है तो उसके साथ सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पहला, ये मास्टर पढ़ा क्या रहा है, ये दिमाग में नहीं घुस रहा साला मास्टर पढ़ा क्या रहा है, पहला। और दूसरा, जब हमारा सिलेबस एंड पे आता है, मास्टर जो पढ़ा रहा था वो खत्म हो गया। तो हमारे साथ भी यही हुआ था और आप में से मेजॉरिटी बच्चों के साथ भी यही हुआ होगा। जब क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी तो हम खुद जोश और जुनून से आ रहे हैं, मेडिकल की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, 4 देंगे, AIR 1 ला देंगे, 100 ला देंगे। लेकिन जैसे ही क्लास में घुसते हैं खूब जोश और जुनून रहता है, ये चल क्या रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है मास्टर। और जब सिलेबस एंड में आता है, मास्टर जो कह रहा था ना वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म कर दिया मास्टर ने। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं 2 लाइन में आपको समरी करना चाहूंगा। इसका रीजन बेटा ये है कि सडन लार्ज चेंज इन सिलेबस। जब आप 8th क्लास में होते हो ना और 9th में जंप करके जाते हो तो सिलेबस में सेम टू सेम क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा टफ होगा, क्वालिटी उतना ही क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव होता है। क्वालिटी मतलब ज्यादा टफ चीजें पढ़नी होती है 7 से 8 में जब जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक, नंबर ऑफ चैप्टर सेम रहते हैं। जब 8 से 9th में जाते हैं तो नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ टॉपिक, अगर 9th में x है, चल मैं यहां समझ, 7th 8th थोड़ा समझना, 9th 10th 11th 12th, ये जर्नी मैं तुम्हें बताता हूं। मान ले बेटा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स जो टॉपिक है काउंट करके इसमें कुछ x है, तो जब 8th में जाते हो ना तो ये 1.1x होता है। जब आप 9th में जाते हो ना तो इसके कंपेयर में 7th के कंपेयर में 9th में जो सिलेबस होता है ना 1.25x होगा, थोड़ा सा बढ़े। 7th के कंपेयर में 9th में 1.25x हुआ, 10th में 1.5x हुआ, 1.5 गुना बढ़ गया। और 11th में वो जाके हो जाता है तुम्हारा कुछ 20x, और 12th में भी वो रहता है 20x। अगर थोड़ी दिमाग भगवान ने दी है, अगर ऊपर वाला माला तुम्हारा खाली नहीं है तो इस मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करो। अगर 7th में तुम्हें x चैप्टर पढ़े, x नंबर है, मान ले कि x चैप्टर एज्यूम कर ले पढ़े हैं, x मान ले 10 है, तो 8th में कितने होंगे, मान ले x की वैल्यू 10 है, कंसीडर कर x की वैल्यू 10 है, तो 7th में अगर तूने 10 चैप्टर पढ़े तो 8th में कितना पढ़ेगा, 11 चैप्टर।
नाइन्थ में कितना पड़ेगा? 12 के आसपास चैप्टर, 12 10 से मल्टीप्लाई कर। 10th में कितना पड़ेगा? 15 चैप्टर। लेकिन 11th में कितना पड़ेगा? 200 चैप्टर है। अगर मान लो, लेट एज्यूम कर लो कि x की वैल्यू 10 है, तो हमने 7th में अगर 10 चैप्टर पढ़े तो इसमें हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें 12 पढ़ेंगे, इसमें 15 पढ़ेंगे और इसमें 200 चैप्टर पढ़ेंगे। 200 चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब सिलेबस का जंप देख रहे हो कितना है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। थोड़ा सा 2 मिनट रुक के थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो 11th आपका खराब हुआ है उसमें से 50% गलती आपकी है, तो 50% एजुकेशन सिस्टम की और जो सिलेबस का कंप्लायंस है उस बात की गलती है। एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसा है। मैं गिना समझा देता हूं ना कैसे है। देख, 10th में एक साइंस की बुक थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों था। 10th में एक ही बुक में तीनों था, एक ही बुक में तीनों था। जब तू 11th में गया तो फिजिक्स की 4 किताब, बायोलॉजी की 4 किताब, केमिस्ट्री की 4 किताब, तो टोटल कितने हो गए सर? 12 किताब। तो x से 12x हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, 12 गुना बढ़ा कि नहीं? वही तो मैं बढ़ा रहा हूं, लगभग लगभग। इतना बड़ा सडन चेंज आता है। एक तो नंबर भी बहुत बढ़ जाते हैं और क्वालिटी भी टफ हो जाती है। इसीलिए बेटा जब हम 11th में जाते हैं तो चीजों को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, प्रॉब्लम आता है। और ये आपकी और हमारी कहानी नहीं है। 99% बच्चों का 11th खराब ही होता है, आप अकेले नहीं हो। और जो सच बात है वो कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे आके तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी बोल दूंगा मुंह उठा के, ऐसा नहीं है। जो सच है मैं वही बता रहा हूं, समझ गए? जो सच है बेटा मैं वही बता रहा हूं, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके का है, सडन चेंज आता है। अच्छा, एक और सरप्राइजिंग चीज देखो, जितने 11th में टॉपिक्स और सिलेबस होते हैं और जितने टफ होते हैं 12th में उतने ही होते हैं। सर यहां से यहां जंप करते तो कोई चेंज नहीं आता ना, कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। सर ऐसा क्यों होता है? ये तो सिलेबस का कंस्ट्रक्शन है, ऐसा ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, लगभग लगभग ये चीज सेम रहती है। ठीक है, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो हमारा समय निकल गया है, अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने से पहले आप में सभी बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए? तो 2 मिनट रुक के कि हम पढ़े कैसे, उससे पहले एक मन में सवाल आना चाहिए कि आपके पास क्या ऑप्शन है। मान लो कि हमने 11th खराब कर लिया। जनरली बच्चे पूछते हैं हमारा तो 11th खराब हो गया। ठीक है भैया, खराब हो गया, तो ठीक कैसे होगा वो नेक्स्ट स्टेप नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बेटा है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है। पहले ये बताओ, और क्या क्या ऑप्शन, क्या कर सकते हो? कोई ऑप्शन है तो बताओ। 10th पास नहीं किया, 11th सुनने हो बेटा, तो तीसरी साल भी ना ये सुनने ही आएगा, है ना, कि 6 महीने में नीट कैसे करे। हाँ बताइए। हम्म 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 हम्म। हाँ बताइए, बताइए। यहां पे आप मुझे ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करिए कि आपके पास ऑल अल्टरनेट मेथड क्या है, क्या ऑप्शन है? नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। नहीं है मतलब अब आप इस पोजीशन पे खड़े हैं कि आप छोड़ तो नहीं सकते। पहले इस बात को दिमाग में डालिए, कैसे करना है ना उसके तरीके मैं बता दूंगा, तुम कर भी लोगे। लेकिन करते करते बीच रास्ते में ना रुको, इसलिए जरूरी है कि आप ये समझो कि आपके पास और क्या ऑप्शन है। कमेंट में लिखो कि आपके पास और क्या ऑप्शन है। कोई ऑप्शन नहीं है, पक्का कोई ऑप्शन नहीं है। सोच ले, देख ले, सब्जी वब्जी का ठेला लगा ले, एक ऑप्शन है ना। पिताजी के जाके पैर पकड़ ले, माफी मांग ले, गलती हो गया, 11th में साइंस ले ली, अब हम जा रहे हैं, 10-20 हजार रुपया दे दो, टपरी पे अंडा का दुकान खोलेंगे, उबला अंडा, कच्चा अंडा, अंडा का ऑमलेट और पोच बेचेंगे, बैगन की सब्जी खेती करेंगे और बैगन बेचेंगे मंडी में जाके। नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो अब डिसाइड करिए कि हमें करना क्या है। तो नीट ही करना है, ठीक है, नीट करना है, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है वो काम आपसे नहीं होगा। और कहीं ना कहीं 50% गलती जो आपकी थी वो इसी वजह से थी कि आप नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं आपकी 50% इस वजह से गलती थी।
तो अगर आपने सोच लिया आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट डेवलप करिए, पढ़ने को चैलेंज की तरह लीजिए, छोटे छोटे गोल हो जाए कंप्लीट तो खुश हो जाइए, पैनिक होना बंद कर दीजिए, रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां से यू टर्न आपके पास नहीं है, रास्ता पीछे का बंद हो चुका है। आगे आपको एक एक कदम बढ़ाना है, चाहे कितना धीरे बढ़ाए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कदम आपको बढ़ाना है। तो पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करिए। पढ़ना कैसे है वो मैं आगे अब बताता हूं कि ठीक है भाई, अब तो हमें 12th स्टार्ट करना ही है। तो 12th स्टार्ट कैसे करें और लास्ट में क्या क्या पॉसिबल गलती बच्चा करता है वो हम ना करें। तो 12th स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोई ट्रस्टेड बैच या ट्रस्टेड सेट ऑफ फैकल्टी जिन्होंने पहले रैंक दिए हुए हैं, जिनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है, जिन्होंने सिलेबस 12th का कराने के बाद 11th रिवाइज किया हो, बहुत अच्छे से टाइम पे सिलेबस कंप्लीट किया हो, जिनके रेगुलर डीपीपी क्लास में मिले हो, ओवरऑल जिसके टीचर्स और बैच दोनों ही डिसिप्लिन्ड हो, टेस्ट टाइम पे हुआ हो, वो एक सेट ऑफ फैकल्टी या टीचर्स फाइंड करो, ठीक है ना, उसको फाइंड करो। और सबसे पहले जो बैच आ रहा है ना उसको ज्वाइन करो, अर्ली बैच ज्वाइन कर लो। अर्ली बैच से फायदे क्या होता है, जल्दी ये स्टार्ट करोगे तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, तो 11th रिवाइज करने का टाइम थोड़ा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो अपने टीचर पर आंख बंद करके भरोसा करो, पहले वेरीफाई करो फिर ट्रस्ट करो। पहले वेरीफाई कर लो कि हाँ भाई इनसे हमें पढ़ना है, समझ आता है, चीजें हमें कंटिन्यू करनी है, फिर आंख बंद करके वो तुम्हें जो बोल रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है ना। अब 12th में जाने से पहले बेटा 5 चैप्टर होते हैं 11th क्लास के जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। अभी भी 2 महीने का, आपको 1.5 महीने का टाइम है। उस 1.5 से 2 महीने में 11th क्लास के 5 चैप्टर आप यूट्यूब के उम्मीद सीरीज के वन शॉट से कर लो, या नहीं तो आप बैच में जो लॉन्ग लेक्चर कराया है उससे कर लो। क्या डिटेल में डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, इंटीग्रेशन कर लो, ग्राफिकल एनालिसिस ज्योमेट्री कर लो, कंप्लीट वेक्टर पूरा पढ़ो और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। ये वाली जो चीज है ना, या जीपी सीरीज में एक और बोल देता हूं, इन सबको 2 पार्ट में बोल सकता हूं मैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, कंप्लीट वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और जीपी सीरीज बिफोर बैच कंप्लीट कर लो। कंप्लीट इट बिफोर बैच स्टार्टेड, कंप्लीट इट बिफोर बैच स्टार्टेड। सर हमको तो आता है फिर भी रिवाइज कर ले, हमको तो आता है फिर भी रिवाइज कर ले। सर यही तो कमजोर है। 1 महीने टाइम लगा, 1 महीने बेटा टाइम लगा, 1 महीने शिद्दत से इसको पढ़, और इस तरीके से पढ़ कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, जीपी सीरीज का एप्लीकेशन हो तो आंख बंद करके तू ये परफॉर्म कर पाए, आंख बंद करके ये काम तुम कर पाओ। मतलब इतने कॉन्फिडेंस, अगर फिजिक्स के किसी चैप्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो इसी चैप्टर से होना चाहिए, तो ये आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ग्रेविटेशन आप पहले कर लीजिए, लॉज ऑफ मोशन में बेसिक एफबीडी वगैरह अब ये 2 वन शॉट सीरीज से या अपने क्लास से पूरा नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म 10th क्लास में जो आपने किया था ना वो एक बार पढ़ लेना। ये मैं फिजिक्स की बातें बोल रहा हूं, फिजिक्स की बातें बोल रहा हूं। सबसे पहले अर्ली बैच ज्वाइन कर लो, बैच ज्वाइन करने के बाद जो थोड़ा सा डेल्टा टी बचा है उसमें बेसिक मैथ और कंप्लीट वेक्टर, एक सवाल जो आपके क्लास में कराया गया है, एक सवाल जो आपके क्लास में कराया गया सारा कर लो। ग्रेविटेशन जो एक चीज आपके क्लास में कराया गया सारा कर लो, नहीं तो कोई भी यूट्यूब सीरीज से कर लो, तुम अलग सर से कर लो, उम्मीद 1 से कर लो, उम्मीद 2 से कर लो, उम्मीद 3 से कर लो, अपने बैच से कर लो, कहीं से कर लो, लेकिन पूरी बेसिक मैथ और वेक्टर कर लो। उसके बाद ग्रेविटेशन कर लो, लॉज ऑफ मोशन एक सवाल लगा लो। 10th क्लास से सुन में क्या करो, 10th क्लास में जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म था वो कर लो, ठीक है सर। 10th क्लास है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कर लिया, इतना आप कर लेते हैं। जब बैच स्टार्ट होता है कीप योरसेल्फ इन आइसोलेशन। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी, अब खत्म करो, अपने आप को आइसोलेट करो। नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सबके पास सेम कैपेबिलिटी होता है, सेम टाइम होता है। जो अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मैक्सिमम टाइम पीसीएम को देगा उसकी एफिशिएंसी हाई होगी। ये आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, घर वाले से आइसोलेशन में जाओ, घर वाले काम कराते हैं उनसे रिश्ता नाता तोड़ दो, बोलो कि मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मा मौसी कि आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म,
ना तो मैं घर का कोई काम करूंगा, ना तो मैं दोस्त के साथ पार्टी करने जाऊंगा, ना मंदिर में जाऊंगा, ना मन्नी बुआ के शादी में जाऊंगा, ना मुन्ना मौसा के बेटा के बर्थडे में जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। ये खत्म कर लो बेटा। सिर्फ और सिर्फ अभी से 1 साल का 12 महीने का तुम्हारा टाइम है। 12 महीने में अगर तुम जर्नी स्टार्ट करते हो तो 11th का अगर एक चीज भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, और जो मैं काम कर रहा हूं वो कर लिया, और जो मैं टाइम का कैलकुलेशन और क्वेश्चन का कैलकुलेशन अभी बताऊंगा वो फॉलो कर लिया, सिलेक्शन तो छोड़, टॉप 100 में रैंक आएगा तेरा। अगर तू अभी से कसम खा के उस पर लग गया, तो कसम खा के अभी से अगर तुम्हें लग गया, तुम आंख बंद करके जो मैंने बोला है उसको 100% छोड़ो, नहीं होता कुछ 100%, 90% फॉलो कर लिया। इतनी है, इतना तो औकात होगा, इतने तो गूदा होगा। इतना गूदा है कि नहीं है? अगर इतना भी तुमने कर लिया ना, 90% जो मैं बताऊंगा, और थोड़ा दिमाग तुम्हारा, प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक हुआ, टॉप 100 में रैंक लाओगे। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो और जितना मैंने बोला उसका 90% फॉलो कर लिया, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। तो सुन क्या करना है, सबसे पहले रिश्ता नाता तोड़ लो। क्लास के जस्ट बाद रफ पेज में ये लिखा करो कि आज सर ने कौन कौन से फॉर्मूले बताए, कौन कौन सा मेन थ्योरी बताया, डेफिनेशन बताया। सारे नोट्स नहीं बनाने, क्वेश्चन नहीं लिखने, सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन मेन जैसे मान लो आज मैंने तुम्हें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट बताए और उस पर 10 सवाल कराए, तो तुम्हें पता है क्या करना है, एक रफ पेज लेना है, वीडियो बंद करना है, नोट्स बंद करना है, क्लास बंद करना है, रफ पेज पर लिखना है कि आज क्या। बायोलॉजी में अगर तुमने 4 पेज आज क्लास में पढ़े हैं, सब कुछ बंद करके उस 4 पेज को तुमने एज इट इज लिखना है। ये जिस दिन कर लिया ना, दिमाग में चीजें रुकना शुरू हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारा दिमाग चाय छन्नी बना हुआ है, इधर से जाता है और जो कंटेंट और काम की चीजें वो निकल जाता है और कचरा रह जाता है इसमें। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जब भी आप क्लास कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, क्लास के जस्ट बाद 15-20 मिनट, चाहे दूसरी क्लास के तुम लेट हो जाओ कोई बात नहीं, रफ पेज पे, ब्लैंक पेज पे क्या पढ़ाया गया है याद कर करके लिखो। ये बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सीट आप अपना नोट, शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ। जितने भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूला उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगली क्लास में जाने से पहले पिछले क्लास को देख के जाओ कि चीजें आज क्या पढ़ाई थी, है ना, और उसके कंटिन्यूअस में कल क्या होने वाला है उसका आइडिया लग जाएगा। मेक योर ओन नोट्स, अपना नोट्स आप खुद बनाओ। दूसरे के नोट्स और दूसरी गर्लफ्रेंड दिखने में अच्छी लगती है, काम किसी की नहीं आती, तो दूसरे का नोट्स आपको दिखने में अच्छा लगेगा, उसके रेफरेंस ले लो कि ऐसा होना चाहिए। कुछ चीज छूट जाए तो उससे मिला लो, लेकिन लिखो खुद। बेटा जितना कलम घसोगे ना, जितना कलम घसोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी ज्यादा दिमाग में चीजें रुकेंगी और आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। समझ गया? और लास्ट में कीप लिमिट योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को लिमिट करो। जिस बैच में आपने ज्वाइन किया उस बैच का क्लास नोट्स, डीपीपी, टीचर का असाइनमेंट और उसके साथ साथ डीपीपी असाइनमेंट के साथ साथ उस टेस्ट कर लो, बस टेस्ट कर लो बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 10 किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वैसे टीचर जब बैच स्टार्ट करता है तो सारे टीचर अपने अपने हिसाब से आपको रिसोर्स बता देता है। टीचर जो रिसोर्स बताए उसी को फॉलो करना है। हर 3 दिन में ना एक मेगा रिवीजन करो। रिवीजन जैसे मान लो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को क्लास हो गई, तो थर्सडे को थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकाल के इन 3 दिन का रिवीजन कर लो। फिर अगले दिन, सॉरी इसमें ट्यूसडे को मंडे का रिवीजन कर लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, थर्सडे को, सॉरी थर्सडे को मंडे का रिवीजन कर लो। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ट्यूसडे का रिवीजन कर लो, सैटरडे को वेंसडे का रिवीजन कर लो, फिर मंडे को तुम थर्सडे का रिवीजन कर लो। मतलब ये रेगुलर पैटर्न एक बना लो। मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसको मेंटेन करोगे, करते जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। टेस्ट की तैयारी ना हमेशा 4-5 दिन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। टेस्ट की तैयारी हमेशा 4-5 दिन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, जब टेस्ट आता है उसके 2 दिन पहले हम जगते हैं कि अच्छा अब हम करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। 4-5 दिन पहले से आप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले टेस्ट की तैयारी में फिजिक्स को कंप्लीट करो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप उसको रिवाइज कर लोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो 3-4 दिन तक वो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। बाद में आप क्या हो जाते हैं बेटा, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की कर लो। बायोलॉजी अगर पहले पढ़ लोगे तो 3 दिन बाद निकल जाएगा दिमाग से, तो बायोलॉजी को टेस्ट से 1 दिन पहले पढ़ो, केमिस्ट्री को 2 दिन पहले करो, फिजिक्स को 3 दिन पहले करो,
ठीक है ना। डेली क्लास नोट्स डीपीपी रेगुलर आप बेसिस पे लगाओ, जो क्लास में आपको दिया जा रहा है क्लास नोट से ही सिंक्रोनाइज होता है ये चीज। ये करोगे ना तो आपको मेहनत दोगे, समय दोगे, मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें लिंक्ड होती है ना। स्टार्टिंग में दिक्कत 12th में भी होगा, लेकिन बने रहोगे, करते रहोगे तो हो जाएगा। अब सुनो, 45 मिनट डेली निकालो इन द मॉर्निंग, 45 मिनट डेली फॉर 11th रिवीजन इन एवरी मॉर्निंग। PYQ प्लस बेसिक फॉर्मूला आपको करना है। 5 वीक इन अ डेज, 5 डेज इन अ वीक, 5 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 5 दिन। मैं 7 दिन इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि किसी टेस्ट के दिन आप नहीं कर पाओगे। तो बेटा करना क्या है 11th क्लास में, 11th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस, 11th क्लास के केमिस्ट्री का सिलेबस और 11th क्लास के बायो का सिलेबस। अल्टरनेट डे, पहले दिन फिजिक्स कर लिया, दूसरे दिन केमिस्ट्री कर लिया, तीसरे दिन बायो कर लिया, फिर चौथे दिन फिजिक्स कर लिया, पांचवें दिन केमिस्ट्री कर लिया, छठे दिन बायोलॉजी कर लिया। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है कि चलो भैया हमने फिजिक्स कर ली, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट मैं बोल रहा हूं। इस 45 मिनट में आपको क्या करना है, एकदम फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला जो काइनेमेटिक्स के, लॉज ऑफ मोशन के, बस बेसिक फॉर्मूला देखना है और उसके PYQ की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। ये आप चलाते रहो साथ साथ में। फिर 45 मिनट आपको निकाल के देना ही देना है। मेंटेन कर लो कि ठीक है सर 45 मिनट हम देंगे। अब आते हैं, बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, वही बात होगी, बायो में भी लगभग वही होती है। आपको हर फिजिक्स के चैप्टर में क्लास नोट्स में, अगर आप PW में पढ़ते हैं, हर चैप्टर में लगभग आपको छोटा है तो थोड़ा कम, बड़ा है तो थोड़ा इससे ज्यादा 200 क्वेश्चन कराए जाते हैं। डीपी में लगभग 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। टेस्ट में 2-3 बार टेस्ट होता है तो मिनिमम एक चैप्टर में 100 सवाल तो कर ही लेते हो। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 400। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 400 क्वेश्चन हो गए। तो 400 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको करना है। इतना अगर आपने कर लिया बेटा, इतना अगर आपने कर लिया तो आपका चैप्टर 100% रेडी हो जाता है। चैप्टर क्या होता है, 100% रेडी हो जाता है। तो ये आपको सफिशिएंट तरीके से करना है। आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन डू मॉड्यूल और एनी बुक। क्यों, क्योंकि देखो आपका थ्योरी हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स में हो गई, डीपीपी में हो गई, सब हो गई। फिर भी एक समय के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल या कोई भी बुक से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, नए लैंग्वेज को देख के सवाल कंसेप्ट को समझना और करने में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमसे यही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, आइए हम आपको टाइम के प्रूफ के साथ बताते हैं कि कैसे हो सकता है। देखो बेटा 11th क्लास बहुत मुश्किल होता है। 11th क्लास में सिलेबस अचानक से ज्यादा आता है तो हम उसको झेल नहीं पाते हैं अपने आप को, ठीक है ना। अपने आप को सिंक्रोनाइज तरीके से डिसिप्लिन में मेंटेन रखते हुए पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन 12th क्लास में हम गलती कर चुके होते हैं तो हमें पता होता है कि हम कैसे पढ़ाई करना। देखो अभी से अगर मैं मानूं मोटा मोटा तुम्हारा मई में पेपर अगर होता है, अभी मार्च चल रहा है, कितने समय है अभी सर, 14 मंथ तो है। इस 14 मंथ में 2 हिस्से में मैं बांटता हूं। 12 महीना आपके क्लासेस के लिए और 2 महीना रिवीजन और बोर्ड के लिए। कोई गलत बात तो नहीं है, गलत बात तो नहीं, सही बात है। बोर्ड के लिए 2 महीना आपने निकाल दिया, रिवीजन के लिए 12 महीने क्लासेस के लिए निकाल दिए। तो अभी से मोटा मोटा 365 डेज है। 365 डेज में तुम्हें 11 आवर पढ़ना पड़ेगा डेली मिनिमम। 24 घंटे में से मैं तुमसे मांगूंगा 11 घंटे मिनिमम, 11 घंटे मिनिमम पर डे। सर ठीक है 11 घंटे हमने दिए, लेकिन मैं इफेक्टिव 10 घंटा लेता हूं क्योंकि बीच में छुट्टी भी होगी, संडे भी होगा। होली दिवाली आपको नहीं मनाना, ईद पर्व त्योहार दुर्गा पूजा भगवान का आशीर्वाद लेके पढ़ाई करना बस। ये सारी चीजें बर्थडे, शादी, फंक्शन, होली, दिवाली, ईद और बकरीद ये सब मनेगा सिलेक्शन के बाद, कॉलेज में जाएंगे उस दिन। अपने पूरे लाइफ में से सिर्फ ये 12 महीना निकाल के अलग कर दो तो मोटा मोटा तुम्हारे पास बचा 12 महीने 365 डेज। 11 घंटा पढ़ना है आपको रोज, इफेक्टिव 10 घंटा ही लेता हूं तो 3650 घंटे आपके पास हो गए। ये आपको क्लासेस करनी है, इतनी मतलब आपको स्टडी करनी है। अब इसमें से 5 घंटा तो मैं क्लास का बांट देता हूं, है ना। एंड डीपीपी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन के लिए मैं 5 आवर बांट देता हूं, ठीक है। 5 आवर बांट देता हूं, 6 आवर दे देता हूं, सॉरी 6 5 11। मैंने 10 घंटे क्यों लिए, ये समझ में आ रहा है लॉजिक। क्योंकि किसी दिन छुट्टी मान लो, तबीयत खराब हो गई तो वो मैंने पढ़ना 11 घंटे लेकिन लिया 10 घंटे, इफेक्टिवली बात बराबर हो जाएगी। हाँ सर
तो आपकी 2 क्लासेस होंगी, कहीं भी आप कोचिंग करेंगे ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, आपकी कितनी क्लासेस होगी बताइए? आपकी कितनी क्लासेस होगी? स्कूल की क्लासेस को इसी में काउंट करके चलिए, ठीक है। कितनी क्लासेस होंगी? कितनी क्लासेस होंगी? तो ऑन एन एवरेज आपकी 5 घंटे की रोज की मैं क्लास मान लेता हूं कि आप ऑनलाइन लेक्चर करेंगे और स्मार्ट तरीके से उसके नोट्स बनाएंगे। कैसे नोट्स बनाना है टीचर आपको क्लास में बताएगा जहां पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मोटा मोटा स्कूल का टाइम आप मैनेज करिए। कई लोग स्कूल जाएंगे, कई लोग नहीं जाएंगे, तो आपस में आगे पीछे कर लीजिए। इतना आप 6 घंटा यहां पे देंगे, तो ये 50-50% ऑलमोस्ट हो गया। 50-50% ऑलमोस्ट हो गया। हाँ सर, लगभग 1800 घंटे ये हो गए। अब इस 1800 घंटे में पर आवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेके मैं चलूं, 20 क्वेश्चन आप करते हो पर आवर। तो इसको जब मैंने 50% ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में दिया, 50% मैंने दिया डीपीपी और क्वेश्चन रिवीजन में। तो इसका जो 50% होगा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या करूं, इसका जो 50% होगा, इसका जो 50% होगा, वो 50% टाइम 1800 घंटे, वो 1800 घंटे में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन करोगे तो कितने सवाल आप कर गए? 36,000 सवाल। और कोई एक 36,000 सवाल अगर जिस दिन आपने कर लिया, 36,000 सवाल जिस दिन आपने कर लिया, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि जब आप नीट में बैठेंगे ना, इतना आपने कैलकुलेशन के साथ पढ़ाई कर ली, तो हर सवाल आपको फाइनल एग्जाम में क्लास नोट्स या आपका लगाया हुआ दिखेगा। इसके बाद मतलब ये तो 36,000 सवाल फिर भी ज्यादा है, मतलब इसके तुम 50-60% पे जिस दिन रीच कर गए ना, इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट मॉड्यूल उठा के देख लो, तुम्हें रिपीटेशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? रिपीटेशन दिखाई देगा। तुम्हें रिपीट होती हुई चीजें दिखा। अभी तुम्हें लगता है ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत टफ है, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी उठा लेगा ना, लिमिटेड है सब कुछ लिमिटेड है, लेकिन ये मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। तो टोटल तुम्हें कितना पढ़ाई करना है? 11 आवर डेली। तो 365 में से, या इसको मैं 330 करके 11 से मल्टीप्लाई करता तो लगभग इतना आता। इसका आधा मैंने ऑनलाइन लेक्चर में निकाल दिया है, लगभग 1800 घंटे, जब 11th और 12th दोनों करोगे थे, है ना। और ये मैंने निकाल दिया आपके लिए, किसके लिए? रिवीजन के लिए। ये मैंने किसके लिए निकाल दिया? रिवीजन के लिए। इसमें से 1800 घंटे अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हो ऑन एन एवरेज, तो इतना होता है। इसके लिए क्या जरूरी है? फोकस। इसके लिए सोशल मीडिया आप हटा दो। इसके लिए आप गॉसिप्स, फैमिली के टेंशन, फैमिली के जो चीजें चल रही है वो सब हटा दो। अपने दोस्तों में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स, वो सब हटा दो। सब कुछ हटा दोगे ना, तब फोकस बनेगा। और उस फोकस के साथ जब एक घंटे में 20 क्वेश्चंस लगाओगे ना, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। पता है, एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन, कामचोरी, ये सब बहुत जरूरी चीज है। अगर ये नहीं होता तो सब लोग इसको फॉलो कर लेंगे ना, अगर किसी के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो। और जब सब लोग फॉलो कर लेंगे तो देखो कंपटीशन कितना हाई हो जाएगा। सोचो, अगर सब लोग जिस दिन ये फॉलो कर लिए, कंपटीशन कितना हाई हो जाएगा, तुम खुद ही सोचो कंपटीशन कितना हाई हो जाएगा। तो अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो यहां पे मिलेगा आपको, देखो, ट्रस्टेड एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है कि हाँ भाई हम इनसे पढ़ रहे हैं तो इन्होंने कैसा पढ़ाते हैं हमें समझ आना चाहिए, इन्होंने पहले डिसिप्लिन के साथ टाइम पे सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं। तो पीडब्ल्यू में सबसे अच्छी खास बात क्या है कि सिलेबस का जो कंप्लायंस होता है, जो सिलेबस हम डिवाइड करते हैं, इतने समय में हम सिलेबस खत्म करेंगे, उससे 4 दिन पहले हम सिलेबस खत्म कर देते हैं, जो कि आपको 99% कोचिंग के सिस्टम में ये मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मिसिंग है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। तो आपको बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर बहुत रिलेवेंट आपको मिलेंगे, और बेस्ट टाइम मैनेजमेंट की सिलेबस हम कब कंप्लीट कर पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो, सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहला कमेंट क्या करेंगे? बताइए 11th खराब क्यों हुआ। उसको सिर्फ तुम यहां ही कमेंट नहीं करोगे, एक पेपर लोगे और उसमें अपने रीजंस लिखोगे, जो भी तुम्हें रीजन जस्टिफाई लगता है, 1 रीजन, 2 रीजन, 4 रीजन, सब लिखोगे। और बीच में तुम लिखोगे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए दुनिया की सारी चीजें छोड़ के अब हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारा समय खराब होगा और फिर से हम वही गलती रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, जो गलती आपने किया है वो रिपीट आप नहीं करोगे, इसके आप शपथ लो एंड लिखो कि हम पूरी अपनी जान लगा देंगे, हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, होली, दिवाली, फैमिली रिलेशन, फैमिली प्रॉब्लम, और 1 साल हम इस तरीके से दें
कि एक साल बाद हम ये बोल पाए कि हम बहुत चेंज हो गए, बस, है ना, हम बहुत चेंज हो गए, हम जो थे वो हम आज नहीं है। तपस्या करना पड़ेगा। सुनो, अगर अदरवाइज मत लेना, लेकिन अगर भगवान राम तभी बन पाए थे जब 14 साल वनवास काटे थे। महात्मा बुद्ध तभी बन पाए थे जब वो जंगलों में भटके थे, दर दर अलग अलग कष्ट किया, पैदल चले, धूप में चले, भूखे सोए, तब वो महावीर और भगवान बुद्ध बने। तो हर इंसान को एक टाइम पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक लिमिट से ज्यादा आगे निकलना पड़ता है। पता है क्या करोगे? क्लास में आते ही दूसरे तीसरी चौथी क्लास है ना, छुट्टी देना ना, भीख मांगोगे छुट्टी की। तो भिखमंगा मत बनो, है ना, भिखमंगा मत बनो। जो मिलता है वो सब कुछ लो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये तुम्हें मैंने टाइम का कैलकुलेशन बताया है, इसको दिमाग में रखो और इसको फर्स्ट डे से फॉलो करो। जो जो छोटी छोटी चीजें बताई है, बड़ा आसान लगता है सुनने में और बहुत इजी होता है बेटा, एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर लेना, लेकिन लगातार एग्जाम तक हर रोज उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना मुश्किल है। अच्छा, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत चमत्कारी और आउट ऑफ द बॉक्स तुमको काम नहीं करना है। सिलेक्शन लेने के लिए तुम्हें जो आसान काम करते हो उसको रोज करना है, बस जो आसान काम आप करते हो उसको रोज करना है, यही तो करना है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। तो लक्ष्य बैच आपका आने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल रहा है। देखो ना, सबसे अच्छी चीज जो पीडब्ल्यू में है ना, मैं बताता हूं, डिसिप्लिन। क्लास कैंसिल कभी नहीं होती, 2 से 3% मैक्स टू मैक्स क्लास कैंसिल होती है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होता है, चाहे वो यकीन हो, लक्ष्य हो, अर्जुना हो। क्लास के बाद रिवीजन भी कराते भाई साहब, क्लास के बाद रिवीजन भी आपको कराया जाता है। 12th खत्म होने के बाद 11th का रिवीजन कराया जाता है। इस बार जो न्यू फीचर्स आपको बैच में मिलने वाले हैं, एआई गुरु, पीडब्ल्यू स्कॉलर, कम्युनिटी, पीडब्ल्यू लर्न, लो डाटा मोड, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में आप जानते हो। इन्फिनिटी फीचर तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है। तो बस थैंक यू। मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि नीट की या जेई की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए 1 साल समय बहुत होता है। अगर उसको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के साथ, है ना, और मतलब शपथ ले लो पहले तो यार, है ना, कि हाँ मतलब मैंने डिसाइड कर लिया 100% कि मुझे ये करना है, और तुम कर लोगे। 1 साल बेटा बहुत लंबा समय होता है मेहनत करने के लिए, और 1 साल में तुम सूरत हाल आराम से बदल सकते हो अपना, ठीक है ना। 1 साल बहुत लंबा समय होता है। तो बहुत अच्छे से आपको ये अपना साल बिताना है। इस साल में आप वो नहीं करोगे जो आपने पहले के सालों में किए हुए हैं। पहले आपने क्या किए थे और इस साल में क्या करोगे, ये बताओ, क्या करोगे। पहले आपने पिछले 1 साल को कैसे जिया है, क्या होली, दिवाली, बर्थडे, शादी, विवाह, इन सबको जिया है कि नहीं जिया, बताओ। इस साल नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 11 आवर या 10 आवर वाला जो रिजोल्यूशन है ना, वो फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और देखो, नीट जेई ये तो बहुत अलग बात है कि हाँ ठीक है, नीट जेई लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, वो ये है कि आपको संघर्ष और मेहनत हमेशा करता रहना पड़ेगा। नीट जेई क्वालिफाई हो या ना हो, आपके लाइफ में संघर्ष हमेशा रहेगा। और इंसान सिर्फ सक्सेसफुल जो होता है ना, वो नीट जेई की वजह से नहीं होता है। इंसान सक्सेसफुल होता है नो गिव अप की पॉलिसी से। आपको गिव अप नहीं करना किसी भी समय पे। आपने जो सोच लिया है करना है, उसको करना है 100%। अगर आप अभी छोड़ दोगे ना कि ये चीज मेरे से नहीं हो रहा, कल कोई और चीज भी नहीं होगा, परसों कोई और चीज भी नहीं होगा। और नीट जेई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है अपना 100% इफिशियंसी के साथ हार्ड वर्क करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम कर लिए ना, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, पता नहीं कितने समय लगेगा, लाइफ भी बहुत लंबी है, तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, सक्सेसफुल होगे। तुम्हें गिव अप नहीं करना बस, ठीक है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने सोचा, समझा, और कल कभी नहीं आता, इतना याद रखना, कल से करेंगे वो कभी नहीं आता। आपको करना है तो अभी करना है और अभी से करना है, ठीक है। आज से शुरू कर दो ना पढ़ना, आज से शुरू कर दो पढ़ना, और रोज रोज टाइम बदलना, टाइम टेबल बनाना बंद करो, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो। 15 घंटे पढ़े तो 15 घंटे एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, लेकिन 15 घंटे लगातार 10 महीने तक कैसे पढ़ोगे तुम। 15 घंटे तो छोड़ो, 10 घंटे इंक्लूडिंग क्लास एंड सेल्फ स्टडी मिला के, स्कूल में जो पढ़ रहे हो उसी को मिला के, सबको मिला के अगर 10 से 11 घंटे रोज पढ़ लिए ना, तो नीट में सिलेक्शन तुम्हारा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, बताओ, ठीक है। और एक चीज और, पता नहीं प्रॉमिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे से छोड़, पेरेंट्स से छोड़, खुद से प्रॉमिस कर
अब कोई दूसरा स्ट्रेटजी वीडियो या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं खुद से, टीचर से, फ्रेंड से और किसी से भी नहीं पूछूंगा। इससे पूछने से सिलेक्शन कभी नहीं होता। सिलेक्शन होता है लगातार मेहनत करने से। आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुमने अपना समय उस तरीके से नहीं जिया जिस तरीके से तुमने सोचा था, कोई बात नहीं। जब तुम्हें ऐसा लगे तब तुम और ज्यादा पढ़ना। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जब से सोच लोगे तभी से आएगा। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड और ग्रोथ के बारे में सोचो। चिंता करने से, परेशान होने से सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ने से सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।